बाद क्या कोई अलग राजनीतिक पार्टी उसमें सेंध लगा पाएगी? नतीजे देखते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। 2022 से पहले 2017 में उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो 403 विधानसभा सीट पर 325 सीट लेकर उत्तर प्रदेश में भाजपा ने जीत दर्ज की थी। समाजवादी पार्टी को 47 सीटें मिली थी। यही वजह है कि भाजपा की बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी। बीएसपी को मात्र 19 सीटों से संतोष करना पड़ा था। कांग्रेस की यदि बात करें तो कांग्रेस का सफाया बेहद खराब प्रदर्शन के साथ 7 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था उत्तर प्रदेश 2017 के चुनाव में। अन्य को कुल मिलाकर 5 सीटें मिली थी और भारी बहुमत के कारण उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भाजपा की सरकार बनी। पूरे 5 साल इस सरकार ने काम किया और यही वजह है कि इस बार उत्तर प्रदेश में लगातार भाजपा प्रचार प्रसार के साथ ही साथ एक बार फिर से सरकार बनाने का जहां दावा कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी भी अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए पूरी जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है। तो उत्तर प्रदेश की सीटों के बारे में आपको हमने जानकारी दी। 325 भाजपा की सीटें थी, अन्य को 5 सीटें मिली, कांग्रेस को 7 सीटें मिली, बीएसपी को 19 और समाजवादी पार्टी को 47 सीटों से संतोष करना पड़ा था। देखना यह होगा कि 2017 के बाद अब 22 के चुनाव की जब बात आएगी, 10 मार्च को जब नतीजे निकलकर सामने आते हैं तो ये समीकरण उत्तर प्रदेश में कितना बदलता है, जिसको लेकर पूरी जोर आजमाइश राजनीतिक गलियारों में जोरदारी से चल रही थी। तो ये तो बात रही उत्तर प्रदेश की और अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। देवभूमि में इस बार क्या रहेगा सीटों का गणित? 70 सीटों में अन्य को 2 सीट, सबसे ज्यादा सीटें लेकर 56 सीटें लेकर भाजपा ने उत्तराखंड में भी बाजी मारी थी। कांग्रेस की यदि बात करें तो कांग्रेस कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। हालांकि बीएसपी का तो खाता भी नहीं खुला उत्तराखंड में। इससे पहले 1 सीट जरूर मिली थी पिछले चुनाव में। कांग्रेस की बात करें तो 11 सीटों से संतोष करना पड़ा। उससे पहले कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में थी। 2017 में 56 सीटों पर कब्जा जमाकर बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और पूरे 5 साल सरकार चलाई। हालांकि मुख्यमंत्री समय समय पर बदले गए उत्तराखंड में, लेकिन तब भी भारी बहुमत से जीत दर्ज होने के कारण उत्तराखंड में 70 में से 56 पर जीत दर्ज करके भाजपा की सरकार पूरे कार्यकाल चली। अब देखना यह होगा कि आगामी 2022 के रण में जिस तरह से कांग्रेस के साथ ही साथ आम आदमी पार्टी भी वहां पर जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, क्या कुछ नतीजा देवभूमि की जनता इन राजनीतिक पार्टियों के हक में सुनाती। अब बात करेंगे मणिपुर की। उत्तराखंड के बाद बात कर लेते हैं मणिपुर की। मणिपुर में 60 विधानसभा सीटें हैं, अन्य को 3 सीटें मिली थी मणिपुर में 2017 के रण में। बीजेपी की यदि बात करें तो 29 सीटों के साथ मणिपुर में भी भाजपा की ही सरकार है। फिलहाल भाजपा का गढ़ है सेंध लगाने के लिए तमाम पार्टियां। 28 सीटों के साथ कांग्रेस का भी प्रदर्शन मणिपुर में अच्छा कहा जा सकता है। अन्य को 3 सीटें मिली थी। तो मुख्य पार्टियों में भाजपा और कांग्रेस के बीच इस बार भी चुनावी रण होना तय है। 2022 में बीजेपी या कांग्रेस में कौन अपनी साख बचा पाएगा और कौन एक बार फिर से सत्ता के गलियारे में अपनी जीत का परचम लहरा पाएगा, ये आने वाला चुनाव ही बताएगा। तो मणिपुर में 60 सीटों में भारी बहुमत से 29 सीटें लेकर भाजपा ने अपनी सरकार बनाई। मणिपुर की जनता ने भाजपा के पक्ष में अपना वोट किया था। 2022 में देखना यह होगा कि मणिपुर की जनता का झुकाव किस ओर होता है। और इसके बाद बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब की राजनीति की बात करें तो बेहद हलचल वाली राजनीति हमें देखने को मिलती है। 117 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन पहली बार के हिसाब से 20 सीटों का रहा था। अकाली दल की बात करें तो 15 सीटों से संतोष करना पड़ा था पिछले चुनाव में अकाली दल को। अन्य को 2 सीटें मिली थी। कांग्रेस ने कैप्टन की अगुवाई में वहां पर बेहद अच्छा भारी बहुमत लाकर अपनी सरकार भी बनाई थी और उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा। वोट प्रतिशत की भी बात करें तो 77 विधानसभा सीटों के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में कांग्रेस ने जोरदार जीत पंजाब में दर्ज की थी। लेकिन इस बार की यदि बात करें तो गणित पूरी तरह से उलट चुका है। देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस के प्रति जनता का भरोसा अभी बरकरार है या नहीं। और इसके बाद बात कर लेते हैं गोवा की। छोटा राज्य है, एक चरण में चुनाव होना है, 40 विधानसभा सीटें हैं। आम आदमी पार्टी इस बार भी लगातार कवायद करती हुई नजर आ रही है। पिछली बार खाता नहीं खोल सके थे। अन्य को 9 सीटें मिली थी। गोवा की यदि बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों में टक्कर थी। हालांकि सरकार बीजेपी की बनी हुई है। 13 विधानसभा सीटों में
एमजीसी के साथ गठबंधन करके बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी और 17 सीटें पाने के बावजूद भी कांग्रेस को वहां पर सरकार बनाने में सफलता हासिल नहीं हो सकी थी। देखना यह होगा कि जिस तरह से अलग अलग राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है और कई राज्यों में सरकार बनाने के बाद भी कांग्रेस अपना दावा उस तरह से मजबूत नहीं कर चुकी है, क्या 2022 में एक बार फिर से अपनी खोई जमीन के साथ ही पार्टी के अंदर की अंतरकलह को भी बचा पाएगी कांग्रेस या नहीं। तो देखना यह होगा कि बीजेपी कांग्रेस इन सब के बीच में किसको जीत मिलती है गोवा में। तो अलग अलग जगहों की हम बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तो बात हम कर ही रहे थे। अब चर्चा कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब में जिस तरह से राजनीतिक हलचल हर दिन देखने को मिलती है, ऐसे में इस बार के चुनाव खासे दिलचस्प होने वाले हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए स्टेट हेड पंजाब से हमारे साथ विनोद गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी विनोद जी, पंजाब की यदि बात करें तो चुनाव की घोषणा हो चुकी है, एक चरण में चुनाव होगा। अब देखना यह है कि एक तरफ कांग्रेस की बात कर ले, बीजेपी या अकाली दल की बात करें तो हालांकि पिछले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं था। इस बार कांग्रेस की भी बात करें तो जिस तरह से टूट नजर आई है, जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी को अब मुख्यमंत्री बना दिया गया है, क्या देखते हैं आप, किस ओर जनता का झुकाव नजर आ रहा है? अगर जनता की बात करें, पंजाब के चुनाव की बात करें, 14 फरवरी को चुनाव होने हैं और 10 मार्च को रिजल्ट आना है। इसके लिए अगर पंजाब के अंदर बात करें, पंजाब का जो जनता का रुझान की बात करें तो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, और साथ के साथ पूर्व मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनकी पार्टी है पंजाब लोक कांग्रेस। तो कहीं ना कहीं जनता जो है चारों या पांचों भागों में बटी हुई है। हर कोई अपनी अपनी पार्टी की तरफ ध्यान दे रहा है। तो आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से अपने चुनाव प्रचार किया है, जिस तरह से लोगों को लोक लुभाने वादे किया, चाहे 1000 रुपये महीने का हो, चाहे करंट योजना हो, चाहे कुछ और हो, तो कहीं ना कहीं जनता बची हुई है। और ये 14 फरवरी ही बता पाएगी कि आखिर 14 फरवरी तक वक्त बता पाएगा कि जनता किस रुख जाती है, किस रुख नहीं जाती। और जो फाइनल रिजल्ट 10 मार्च को होगा तो ये बिल्कुल फाइनल हो जाएगा कि आखिर जनता ने किसको बहुमत दिया है। जी बिल्कुल विनोद, जिस तरह से लगातार कांग्रेस की हम बात करें तो 77 सीटों के साथ सरकार जरूर बनी थी, लेकिन सरकार बनने के बाद क्या कुछ पंजाब की कांग्रेस में देखने को मिला, उसका हश्र हम सभी जानते हैं और देखा भी है हमने। अब आपको क्या लगता है कि पंजाब की यदि बात करें तो कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल या आम आदमी पार्टी क्या कुछ प्रदर्शन करती हुई नजर आएंगी? अगर बात करें पंजाब की, पंजाब में जिस हिसाब से 2017 चुनाव में 77 सदस्यों के साथ अपनी बहुमत से ज्यादा सीटें लेके आए थी, मगर 2022 के आते आते वही आंकड़ा जो है वो न जाने कहां आगे टिका है। क्योंकि जिस हिसाब से जब पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह थे पार्टी में रहे, या पार्टी की उनकी अगुवाई में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है, और शायद पहला ऐसा चुनाव था जिसमें लंबे समय के बाद कांग्रेस आई थी। परंतु उसके बाद जब नवजोत सिंह सिद्धू ने बीच में अपनी तकरारें नवजोत सिंह सिद्धू की आई है, उसके बाद अब चरणजीत सिंह चन्नी, और जैसे 4 दिन पहले 5 तारीख को जो अपने मौजूदा प्रधानमंत्री के साथ जो उनके काफिले के साथ हुआ, तो उसको देखते हुए भी चाहे रंधावा हो, गृह मंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी है, और कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन सबके बीच में जो विवाद है वो अब और भी बढ़ गया है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं टूटती नजर आ रही है। और अब जिस तरह से आज फाइनल हो गया कि 14 फरवरी के चुनाव होंगे, तो आज से 2 या 3 दिन बाद आप देख लेना कि पंजाब कांग्रेस के जितने भी बड़े लीडर हैं वो दूसरी पार्टियों में सम्मिलित होते नजर आएंगे। जी बिल्कुल। आम आदमी पार्टी की खासतौर से पंजाब में यदि बात करें तो किस तरह से, क्योंकि लोकल चुनाव में भी हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी को अच्छी बढ़त, अच्छी जीत हासिल हुई थी। 20 सीटें पिछली बार मिली थी, इस बार क्या देख पा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अपनी सीटों की संख्या को बढ़ा पाएगी? 4 से 6 दिन पहले जब कांग्रेस चंडीगढ़ के अंदर आम आदमी पार्टी ने 14 अपने मेयर 14 जो अपने जी विनोद, आपको यहाँ पर रोकेंगे। इसी बीच दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सिसोदिया क्या कह रहे हैं? बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे थे कि जो राजनीति उन्हें धोखा दे चुकी है उसको हटा के अब काम करने वाली राजनीति को लेके आए, केजरीवाल जी को मौका दें, केजरीवाल जी की राजनीति को मौका दें। आज पंजाब के लोग, उत्तराखंड के लोग, गोवा के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग केजरीवाल जी की राजनीति से बहुत प्रभावित हैं, उनके कामकाज से बहुत प्रभावित हैं और शिद्दत से इंतजार कर रहे थे कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो तो फिर ये जो धोखा देने वाली सरकारें हैं इनको हटाएं और काम करने वाली एक सरकार लेके आएं। तो जो चुनाव होंगे अब आने वाले समय में, ये आम आदमी पार्टी के लिए नहीं बल्कि इन राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि यहाँ के लोग, हमें पूरा भरोसा है और हम पूरी तरह से तैयारी होकर गए हैं कि काम करने वाली एक सरकार चुनेंगे जो बिजली पे, पानी पे, स्कूल, शिक्षा, रोजगार, इन सब मुद्दों पे काम करेगी।
तीन राज्यों में जहाँ पे पंजाब, उत्तराखंड, गोवा पूरी तरह से एक तरह से पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में है, वहाँ पे एक चरण में चुनाव होने हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपके लिए फायदेमंद होगा या क्या? आम आदमी पार्टी पूरी शिद्दत के साथ तैयारी कर रही थी चारों राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए। पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सब जगह हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। और आप मान के चलिए कि जो आपने तीन राज्यों की बात कही, तो 14 फरवरी तो आम आदमी पार्टी के लिए वैसे ही एक अच्छा दिन रहा है हमेशा राजनीतिक इतिहास में, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। 14 फरवरी के हिसाब से आपको लगता है लकी डे है, तो कुछ परिणाम भी लकी हो सकते हैं? बहुत अच्छे परिणाम आएंगे और इन चारों राज्यों में काम करने वाली सरकारें बनेंगी। धोखा देने वाली सरकारें, जनता के पैसे को लूटने वाली सरकारें वो हट जाएंगी और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को स्थापित करने वाली सरकारें बनेंगी। उत्तर प्रदेश में 7 चरण में चुनाव है, तो ऐसा तो नहीं कि लंबा खींच जाएगा या? नहीं, अब बड़ा प्रदेश है तो वो तो चुनाव आयोग बहुत सोच समझ के निर्णय लेता है। जी, जो एक नई तरीके की बात हो रही है कि वर्चुअल रैली अभी 15 जनवरी तक के लिए एक तरह से मैंडेटरी की गई कि सभी को वर्चुअल करना पड़ेगा, फिजिकल रैली आप या फिजिकल चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। कोविड को देखते हुए चुनाव आयोग का ये फैसला चुनाव आयोग के लिए भी कठिन था, राजनीतिक दलों के लिए भी कठिन है, कार्यकर्ताओं के लिए भी कठिन है, लेकिन कोविड को देखते हुए जरूरी फैसला है और सबकी सुरक्षा के लिए जो भी फैसला लिया जाता है उसमें सबको साथ देना चाहिए। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने मांग की है कि चुनाव आयोग वर्चुअल रैली के लिए फंड अलग से जारी करे, क्योंकि बीजेपी के पास पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी पार्टियां नहीं लड़ सकती है। आप क्या कहेंगे? अब देखेंगे, इसको सारी चीजें तैयारी करेंगे। आपकी वर्चुअल रैली के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर? नहीं, हम लोग वर्चुअल रैली की तैयारी कर रहे हैं जी। बाकी डोर टू डोर कैंपेन आप लोग कर सकते हैं और डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, वर्चुअल कैंपेन कर सकते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोविड की स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आएगी तो चुनाव आयोग ने जैसे कहा है समीक्षा करके चीजों को आगे भी बढ़ाएंगे। एक सवाल और कि चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के मेयर को लेकर आप लोग की पूरी कवायद थी, भारतीय जनता पार्टी का मेयर चुना गया है वहां पर। देखिए, 19 सीटों पे बहुमत साबित होना था। 19 सीट होने से आम आदमी पार्टी को 14 सीट मिली, कांग्रेस को 8 सीट मिली, भारतीय जनता पार्टी को 12 सीट मिली। चंडीगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी तरह से हराया, लेकिन एक गलती हो गई कि लोगों ने कांग्रेस को वोट दे दिया और ये सिद्ध हो गया कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है बीजेपी की सरकार बनाना। ये लोग उत्तराखंड में भी देख चुके हैं, ये लोग गोवा में भी देख चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश में देख चुके हैं और अब चंडीगढ़ में साबित हो गया। पंजाब के लोगों ने खुद देख लिया कि कैसे चंडीगढ़ में कांग्रेस को वोट देने का मतलब बीजेपी की सरकार बनाना साबित हो गया एक बार फिर से। तो अब मैं पंजाब के लोगों से भी अपील करना चाहूंगा और बाकी जगह भी कि कांग्रेस को एक भी वोट देने का मतलब है कि बीजेपी की सरकार बनाने के लिए वोट देना। आप लोग कुछ लीगल तरीका इसके लिए कुछ कदम वो बताएंगे, उसमें हमारे लीगल एक्सपर्ट्स से सलाह मिल रही है। इसका कुछ असर पड़ेगा विधानसभा चुनाव पे? नहीं, इससे तो और जनता और सतर्क होगी। जो लोग थोड़ा बहुत कहीं कांग्रेस के प्रति कोई सिंपैथी भी रख रहे होंगे, उनको भी समझ में आ गया कि नहीं, कांग्रेस को वोट देने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना, और उस चक्कर में फंसेंगे नहीं लोग। तो ये थे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जो एक तरफ बात कर रहे थे आगामी चुनाव को लेकर उत्साहित नजर आ रहे, वहीं साफ तौर पर पंजाब में मेयर चुने जाने पर सीधा तौर पर उनका कहना था कि कांग्रेस को वोट करने का नतीजा बीजेपी को जिताना होगा। और इसी बीच आइए आपको सीधे लिए चलते उत्तराखंड, जहां पर राज्य निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, सुन लेते हैं। तो उत्तराखंड से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आज इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद अलग अलग राज्यों में राज्य निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तमाम नियमों को लेकर राजनीतिक पार्टियों से लेकर जनता को जानकारी दी जाएगी और उसी जानकारी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, ताकि कोविड के बीच में किस तरह से चुनाव कराना है, किस तरह से राज्यों के इंतजाम होने हैं और किस तरह से शासन प्रशासन के साथ ही साथ लोगों की जान को देखते हुए कोविड के तमाम नियमों का पालन करते हुए पूर्ण रूप से उत्तराखंड में और अलग अलग राज्यों में चुनाव संपन्न कराए जाएं, उसमें किसी तरह की कोई गलती ना हो और ना ही लोगों की जान के साथ कोई खिलवाड़ हो। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस उत्तराखंड में चल रही है। तमाम नियमों से जुड़ी हुई पूर्ण जानकारी के साथ ही साथ डिटेल में अधिकारियों को जानकारी दी जाएगी, जिसके माध्यम से चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। चुनाव के इंतजाम को लेकर तमाम तरह की गाइडलाइंस भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जारी की जाएंगी। तो
तो आपको बता दें कि 14 फरवरी को उत्तराखंड में चुनाव होना है। 10 मार्च को नतीजे बाहर आने एक चरण में उत्तराखंड में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। बताया जा रहा है, जिस तरह से हमारे ब्यूरो चीफ ने जानकारी दी, कि इस बार बूथों की संख्या को बहुत अधिक बढ़ाया गया है कोविड का ध्यान रखते हुए, ताकि पूरी तरह से कोविड गाइडलाइंस का पालन कराया जा सके, दूरी का पालन कराते हुए वोटिंग कराई जा सके। उसके साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के यदि ऐलान की हम बात करें तो खास तौर पर इलेक्शन कमीशन में इस बात को पॉइंट आउट किया गया है कि कोरोना पॉजिटिव लोग भी वोटिंग कर पाएंगे। उसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किया जाएगा वो अलग अलग राज्यों के राज्य निर्वाचन आयोग तय करेंगे। किस तरह से इस इंतजाम को धरातल पर उतारा जाएगा, किस तरह से कोविड पेशेंट का बैलेट पेपर के माध्यम से वोट दर्ज कराया जाएगा और आगे किस तरह से गिनती करी जाएगी, इस तरह तमाम तरह के नियम हैं जो राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर पर अधिकारियों तक पहुंचाए जाते हैं और उसके माध्यम से आगे प्लानिंग के माध्यम से चुनाव कराया जाएगा। तो लगातार तारीखों के ऐलान के साथ ही साथ तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इसी बीच हमारे साथ कंचन द्विवेदी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आपका। और साथ ही साथ कांग्रेस से अभिमन्यु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कंचन जी, सबसे पहले आपके पास ही आएंगे। तारीखों के ऐलान को लेकर उत्साहित तो लोग बहुत नजर आ रहे हैं। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में और अलग अलग मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव जिस तरह से होने हैं, लेकिन खास तौर से जनता के मन में जो एक सवाल है कि कोविड गाइडलाइन का किस तरह से ध्यान रखा जाएगा, वर्चुअल माध्यम से रैली के बाद वोटिंग में कोविड का किस तरह से ध्यान रखा जाएगा, उस पर क्या कहना है आपका? जी, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगी कि जिस प्रकार से प्रचार प्रसार और इन सब प्रक्रियाओं में लोग चल रहे हैं, अपनी ही पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि हमारी पार्टी का काम बोलता है और फर्क साफ है, जैसा कि हमारी पार्टी के माध्यम से सब देख रहे हैं। तो अब जो बात है वो प्रचार की नहीं है, अब बात हमारे जनता की सुरक्षा की है। किस प्रकार से हम इस बीमारी से, इस मैं कहूंगी रॉकेट की तरह जो बीमारी है, इससे हम लोग बच करके, क्योंकि वही बात है ना कि हमें मंजिल भी पानी है और ये जो जंगल है इससे निकल करके मूर्ति को भी पाना है। इसलिए इन चीजों को देखते हुए और इस बीमारी को काटते हुए हमें चुनाव तक पहुंचना है, चुनाव के नतीजों तक पहुंचना है। इसलिए मैं नहीं कहूंगी कि आप किसी भी तरीके से, मैं आपके माध्यम से अपने देश की जनता के लिए यही बोलना चाहूंगी कि आप अब भटके ना, अब किसी की तरफ भी देखे ना, आप अपनी आंख बंद करके अपने आप पर भरोसा करें और देखें कि किसका कार्य कैसा है और हमें हमारे लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, भविष्य, वर्तमान और आगे भूत का जो सब सम्मिलित होकर के चले, वो हमारा कौन संभाल सकता है, ये अब जनता के ऊपर है। अब प्रचार की बारी नहीं है, जीवन और उनका भविष्य वो उन पर ही निर्भर करता है। जी बिल्कुल कंचन जी, राजनीतिक पार्टियों पर भी निर्भर करता है। हालांकि राजनीतिक पार्टियां अभी तक समझ नहीं रही थी, अब चुनाव आयोग ने जब आचार संहिता लागू किया है तो इसका पालन करना ही होगा। अभिमन्यु जी, जिस तरह से आचार संहिता की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, 5 लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए जा सकते हैं और वर्चुअल माध्यम में जिस तरह से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा है कि उसके लिए बजट होना चाहिए, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जहां तक गाइडलाइन की बात है कोरोना के लिए, उस सब का पालन करना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। सबसे पहले सेहत हम लोगों की जरूरी है। जहां तक वर्चुअल मीटिंग की बात है, कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण तौर पर इसकी तैयारी कर ली है। मैं खुद कांग्रेस पार्टी का ट्रेनर भी हूं, मैं मास्टर ट्रेनर हूं। हमने 403 विधानसभाओं में ट्रेनिंग दी है, ब्लॉक स्तर पे ट्रेनिंग दी है, अब न्याय पंचायत स्तर पे भी ट्रेनिंग दी है। कांग्रेस पार्टी अपनी ट्रेनिंग देकर उन्होंने तैयारी कर रखी है। अब हम लोग वर्चुअल। अभिमन्यु, आपके पास वापस आएंगे। इसी बीच मनीष तिवारी कुछ कह रहे हैं, अपनी जनता को सुना देते हैं, क्या कह रहे हैं? दूसरी कोशिश थी चुनाव पूरब से शुरू हो उत्तर प्रदेश में, चुनाव आयोग ने नहीं माना। पश्चिम में इनकी बहुत बुरी हालत है, मैं जानता हूं, पूर्व में भी बहुत अच्छी नहीं है। जो कांग्रेस ने सुझाव दिए थे लिखित रूप से, उस पर मेरे भी हस्ताक्षर हैं कि चुनाव में बड़ी रैलियों पर प्रतिबंध लगे, बड़े रोड शो पर प्रतिबंध लगे। हमें खुशी, चुनाव आयोग ने उसे माना है, क्योंकि कोरोना से बचाना देश को हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए। जिस तरह मोदी जी और अमित शाह ने बंगाल और बिहार में ही बीमारी बढ़ाई थी, मुझे उम्मीद है कड़ाई से अगर प्रतिबंध लागू होंगे तो यहाँ कम से कम ये बच जाएगा।
तो ये थे कांग्रेस से प्रमोद तिवारी। अभिमन्यु जी, यहाँ पर प्रमोद तिवारी जी साफ कह रहे थे कि उन्होंने पहले ही इस बात को लेकर पत्र लिखा था कि राजनीतिक रैलियों पर रोक लगाई जाए। अब आप इस बात को लेकर मान रहे हैं, लेकिन सपा सुप्रीमो ने अलग से वर्चुअल बजट की मांग कर दी है। कांग्रेस का इस पर क्या स्टैंड है और क्या कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है? कांग्रेस पार्टी पूर्ण तौर पर तैयार है। देखिए, अलग से बजट की कोई जरूरत नहीं है। आप प्रोजेक्टर लगा के, स्क्रीन लगाकर वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं, पर वर्चुअल मीटिंग को में जो लोग बैठेंगे उनमें सहूर होना चाहिए बैठ के सुनने का। जब हम संवाद करेंगे उस संवाद में डिसिप्लिन होना चाहिए। अब वो डिसिप्लिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में तो है नहीं, वो कहां से लाएंगे वो डिसिप्लिन? क्योंकि ये कैडर बेस्ड कोई कैडर नहीं है, बड़े का सम्मान नहीं है इनकी पार्टी में। ये तो एक तरीके से जो प्रस्तुतिकरण है वो गिरोह की तरह इनका प्रस्तुतिकरण है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस वर्चुअल मीटिंग के लिए पूर्ण तौर पर तैयार है और साथ में जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है कोविड को लेकर, उसका कांग्रेस पार्टी पूर्ण तौर पर पालन करेगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कंचन जी, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का जिस तरह से कहना है कि वर्चुअल माध्यम में यदि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का मुकाबला कर पाना मुश्किल है, इसके लिए उनको अलग से बजट चाहिए। क्या कहना है आपका कि क्या कहीं ना कहीं इस पैतरे से अब समाजवादी पार्टी नई रणनीति लेकर आना चाहती है या कहीं ना कहीं डर गई है? जी, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि कौन डर गया है या कौन क्या करना चाहता है। हम तो बस उनकी प्रक्रियाओं को देख रहे हैं, क्योंकि वो ना एक कोई ना कोई बात लेकर के आते रहते हैं। जैसे अभी मैं कहूँ कि अखबार के माध्यम से उनका हमारी बात पर लेकर के बहुत प्रकार से विरोध करते हुए विज्ञापन देना, और वो क्योंकि आप सही कह रहे हैं, वो सच में ही डरे हुए हैं और उन्होंने मुझे लगता है कि डरना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया अपने काल में। और हमारी काल में जो 70 सालों में कार्य नहीं हुए वो हमारे काल में केवल 4 सालों में हो गए। बाकी कोरोना टाइम पहले जो हम लोग देख चुके हैं उसको निभाते हुए और निकलते हुए आज हम इस स्थिति पर खड़े हुए हैं। तो अनेक पार्टियों को डरने की जरूरत है, लेकिन मैं बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बोलूंगी कि कोई भी किसी भी प्रकार से जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं या फिर मैं अखिलेश जी के माध्यम से। लेकिन कंचन जी, जिस तरह से उन्होंने चुनाव आयोग से मांग कर डाली है कि अलग से उन्हें बजट दिया जाए, क्या लगता है आपको कि इस पर बातचीत हो सकती है आगे? वही बात है ना कि वो बहुत ज्यादा तनाव में है, इसलिए वो सोच रहे हैं कि बीजेपी क्या करे। अगर हम अच्छा कर रहे हैं तब भी उन्हें दिक्कत, हम कोई भी कदम बढ़ाते हैं उनको लगता है कि उनके खिलाफ जा रहा है, उनके विरोध में जा रहा है, इसलिए वो बेचारे बहुत परेशान हो जा रहे हैं। इसलिए वो उनकी अलग अलग मांगे चल ही रही हैं, आप सब और हम सब देख रहे हैं। तो उनसे मैं कहूंगी, अपील करूंगी कि बहुत परेशान होने की, दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा ईश्वर पे भी भरोसा रखना चाहिए, थोड़ा धार्मिकता पे भी भरोसा रखना चाहिए और अपने काम पर भी भरोसा रखना चाहिए कि आपने क्या किया है। अब जनता देखेगी, क्योंकि जनता ही भगवान है, इसलिए जनता ही जनार्दन है। अब उस पर थोड़ा डिपेंड हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल। कंचन जी, आप यहाँ पर जनता की भी बात कर रही है, तो जनता के मन में कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर डर अभी भी व्याप्त है। चुनाव आयोग ने तमाम इंतजाम किए हैं, राजनीतिक पार्टियां जरूर उत्साहित है, लेकिन जनता अभी भी डरी हुई है कि यदि कोरोना की स्थिति खराब होती है तो भी चुनाव की तिथि या चुनाव की इतनी जल्दी क्यों? बेशक चुनाव की जल्दी या चुनाव की तिथि को देखते हो, क्योंकि ये सारी पार्टियों का मत है और चुनाव आयोग का मत है। इसलिए बात सिर्फ इतनी है कि सभी लोग मिल करके चुनाव के जो भी नियम कानून है उनको निभाना है और कोरोना बढ़ ना पाए, हम लोगों को दिक्कत ना हो पाए। तो नियम के अनुसार अगर हम चलेंगे, नियमों का पालन करेंगे, तो मुझे लगता है, या फिर मे भी सारे डॉक्टरों का जो निर्णय है, इन चीजों से हम बच पाएंगे। चाहे फिर हम घर में हो या फिर चुनाव के लिए हम बाहर निकले हो, अगर सावधानी होगी तो हम बेशक सच में बच पाएंगे। बाकी अगर सावधानी नहीं है तो फिर वही बात है, हम घर में भी होंगे तो बच नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल। अभिमन्यु जी, अगला सवाल आपसे है मेरा। राजनीतिक पार्टियां तमाम ये कह रही हैं कि चुनाव होने चाहिए। अभिमन्यु जी से शायद संपर्क हमारा टूट चुका है। कंचन जी, आपसे अगला सवाल मैं ये रख लेती हूँ जो मैं जानना चाह रही थी जनता की तरफ से, कि तमाम राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से उत्साहित नजर आ रही हैं, और इसी बीच केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं, आपको पहले सुना देते हैं। चुनाव को लेके 10 फरवरी से शुरू होंगे, 10 को मतगणना होगी। सर, क्या रूट में रहेगा भारतीय जनता पार्टी का इस दरमियान? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव की घोषणा का स्वागत करती है। यह चुनाव की प्रतीक्षा प्रदेश की जनता को भी थी, भाजपा को भी थी, भाजपा के एक कार्यकर्ता को भी थी, हर राजनीतिक दल से जो भी जुड़ा हुआ है उसको भी थी। आज चुनाव आयोग ने तिथियों की घोषणा कर दी है। 7 मार्च को अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो जाएगा और 10 मार्च को वोटों की गिनती हो जाएगी। और 10 मार्च को मैं मानता हूं कि 11 बजे तक, चूँकि आजकल ईवीएम से चूँकि मतदान होता है, तो 11 बजे तक पूरा संकेत लगभग आ जाता है। तो 10 मार्च को 11 बजे समाजवादी पार्टी का
जनता 12 बजा देगी और फिर से कमल खिला देगी, फिर से गुंडागर्दी, दंगा, जमीन पर कब्जा, मकान पर कब्जा, दुकान पे कब्जा, विकास कार्यों में भ्रष्टाचार, इस पे लगाम सदा सदा के लिए लगा देगी। और इसी के लिए हर 5 वर्ष में जब चुनाव होते हैं, जनता की अदालत में राजनीतिक दल के लोगों को जाना होता है, तो हम लोग उसके जाने के लिए तैयार थे। और मैं ये कह सकता हूं कि सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों मिलकर के लड़ेंगे तो भी शतक नहीं बना पाएंगे। सर, लेकिन आपने कहा 10 मार्च को आप सरकार बना रहे हैं, लेकिन उधर अखिलेश यादव ने कहा है कि 10 मार्च आ रहे हैं अखिलेश, उनकी तरफ से ट्विटर हैंडल से भी सोशल मीडिया पे मैंने बता दिया ना, 10 मार्च को 11 बजे समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी और जितने उनके गुंडे अपराधी उनके 12 बजना शुरू हो जाएंगे। तो चुनाव आयोग ने कहा है 15 जनवरी तक हर तरह की चुनावी रैली पे प्रतिबंध लगा दिया और वर्चुअल को कहा कि प्रोत्साहन दिया। देखिए, कोरोना की जिस प्रकार से लहर तीव्र गति से चल रही है, तो जो निर्देश चुनाव आयोग ने दिया है, मैं सरकार के डिप्टी सीएम के नाते भी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भी मैं उसका स्वागत करता हूं। लोगों को बचाना भी और प्रचार की प्रक्रिया को जिससे संक्रमण अधिक ना फैले उसका रास्ता अपनाना भी वो उचित है, उसका हम स्वागत करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल है सर, वर्चुअल के ऊपर आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो चुनाव आयोग से अपील करेंगे कि वो जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी फंडिंग करें कि वो वर्चुअल कैंपेन कर सके, क्योंकि बीजेपी जितना इंफ्रास्ट्रक्चर किसी और का मजबूत नहीं है। देखिए, यह बयान श्री अखिलेश यादव जी ने जो दिया है, उन्होंने चुनाव परिणाम आने से पहले अपनी हार स्वीकार कर लिया है, पराजय स्वीकार कर लिया है और मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि सही बात को चुनाव परिणाम आने से पहले स्वीकार कर लिया। तो ये थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जो कि तमाम चुनाव से जुड़ी बातों पर जानकारी देते। साफ तौर पर उनका कहना है कि 10 मार्च को चुनाव नतीजे आने के साथ ही साथ एक बार फिर से भाजपा अपनी सरकार बनाएगी और अलग अलग राज्यों में जिस तरह से चुनाव की घोषणा हो चुकी, राजनीतिक पार्टियों के साथ ही साथ जनता के मन में भी कई सवाल हैं, उन्हीं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए के न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तारीखों के ऐलान को लेकर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ उत्तराखंड, और इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कर रहे हैं तारीखों के ऐलान को लेकर, सुनाते हैं आपको। हमारे उत्तराखंड की जनता बहुत जागरूक है। इस बीच में थोड़ा स्थितियां कठिन हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर विभिन्न विषम प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, ठंड का भी मौसम है, उसके साथ साथ अभी महामारी भी है, कोरोना भी है। तो कोरोना को लेकर हमने पहले ही 15 तारीख तक सभी प्रकार के जो राजनीतिक आयोजन है, धार्मिक आयोजन है, सामाजिक आयोजन है, उन सभी को रैलियों पर, सम्मेलनों पर, सभी पर पाबंदी लगाई है। अब चूँकि चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है और चुनाव आचार संहिता में चूँकि चुनाव आदेश के जो भी निर्देश होंगे, उन निर्देशों के क्रम में हम लोग काम करेंगे। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और पूरी तरह से शांतिपूर्ण मतदान के लिए, अच्छे मतदान के लिए, अच्छी सरकार चुनने के लिए उत्तराखंड की जनता आगे आएगी और अच्छी सरकार चुनेगी। सर, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, आपके मुख्यमंत्री रह लिए, आपका पहला चुनाव है। देखिए, मैंने पहले दिन से पूरे मनोयोग के साथ जो भी मुझे समय मिला, एक एक पल और एक एक क्षण मैंने उत्तराखंड की जनता के लिए लगाया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर पिछले 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं यहाँ के लिए स्वीकृति हुई हैं। और 1 लाख करोड़ की योजनाओं में से बहुत सी योजनाएं पूरी हो गई है, बहुत सी योजनाओं पर काम चल रहा है। उत्तराखंड की जनता के साथ जिस प्रकार का मोदी जी का लगाव है, उत्तराखंड की भूमि से जो उनका जुड़ाव है, यहाँ के लिए जो उन्होंने काम किए हैं, हमारी सरकार ने भी उनके निर्देशन में बहुत सारे यहाँ पर काम किए हैं। चाहे आज वो हम सड़कों की बात करें, चाहे आज हम स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, पर्यटन, परिवहन, हर सभी क्षेत्रों में हमने काम किया है। और मैं कह सकता हूं कि हमने काम किया है, हम काम करेंगे, हम काम करते हैं और हम काम भविष्य में भी करेंगे। किया है, करती है और करेगी। और ये काम सिर्फ भाजपा करेगी और यहाँ की जनता इसको भली भांति जानती है। भाजपा ने ही उत्तराखंड राज्य बनाया था। आज अटल जी ने जो राज्य बनाया, उस राज्य को केंद्र में आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में संवारने का काम हो रहा है, आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। सर, इस बार इलेक्शन कमीशन ने एक नया किया है कि कोई भी नॉमिनेशन जो है वो ऐप से भी, ऑनलाइन से भी कर सकता है। देखिए, चूँकि महामारी है और महामारी के समय में परिस्थितियाँ थोड़ा विषम हैं, कठिन हैं, लेकिन जो भी चुनाव आयोग के निर्देश हैं, हमारे लिए भी जान माल को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है।
यहाँ के लोगों की सुरक्षा हमारे लिए पहली प्राथमिकता है। उसको लेकर जो जरूरी निर्देश हैं चुनाव आयोग के, हम उसी आधार पर काम करेंगे, उसी आधार पर आगे बढ़ेंगे। और सर, चुनाव में क्या लगता है कि कौन किस तरीके की बीजेपी चुनाव में आगे जाएगी सर? देखिए, निश्चित रूप से इस बार बीजेपी आगे बढ़ेगी और हमने जो नारा दिया है अब की बार 60 पार, हम अपने कामों के आधार पर यहाँ का इतिहास बदलेगा और भारतीय जनता पार्टी की बड़े बहुमत की यहाँ पर सरकार बनेगी। तो ये थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। साफ कहना था कि पूरे मनोयोग से काम किया है और उत्तराखंड की जनता इस बार भी उन्हीं को चुनेगी। आगे भी इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।